नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का सवाल। आपके साथ मैं हूं शुभ्रा सुमन। 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं और हर पार्टी अपनी तरह से वोटरों को लुभाने में जुटी हुई है। चुनाव में हिंदू मुस्लिम की लड़ाई भी देखने को मिल रही है। सेक्युलरिज्म, तुष्टीकरण, ये शब्द आप खूब सुन रहे हैं। अब बात दाढ़ी टोपी पर आ गई है। ममता बनर्जी जहां एक तरफ चुनावों में जीतने के लिए मंदिर मंदिर घूमती दिखी, अपना पूरा नाम ममता बंदोपाध्याय तक बता रही हैं, अपना गोत्र तक उन्होंने बता डाला। वहीं आज चुनाव प्रचार के दौरान ममता बनर्जी ने मुस्लिम कार्ड खेला है। अपनी एक रैली में ममता बनर्जी ने सारे मुसलमानों को बीजेपी के खिलाफ एक होने की अपील की है। ममता बनर्जी ने मुस्लिम कार्ड खेला तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेक्युलरिज्म की नई परिभाषा गढ़ने की तरफ इशारा किया है। असम के तालमपुर में पीएम मोदी ने कहा कि बीजेपी की सरकारें बिना किसी भेदभाव के सबके लिए नीतियां बनाती हैं, जबकि कुछ लोग हैं जो केवल एक वर्ग के लिए काम करने वालों को धर्मनिरपेक्ष कहते हैं और सभी के लिए काम करने वाले को सांप्रदायिक कहते हैं। आप पहले बयान सुनिए, फिर करेंगे चर्चा की शुरुआत। देश में कुछ बातें ऐसी गलत चल रही है, अगर हम समाज में भेदभाव करके, समाज के टुकड़े करके अपनी वोट बैंक के लिए एक टुकड़े के लिए कुछ फेंक दे, कुछ दे दें, तो दुर्भाग्य देखिए, उसको देश में सेक्युलरिज्म कहा जाता है। लेकिन अगर सबके लिए काम करे, जो भी इसके हकदार है, कोई भेदभाव बिना, कोई टिकड़े किए बिना अगर सबको देते हैं, तो फिर कहते हैं ये कम्युनल है। भाइयों बहनों, हमारा तो मंत्र है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। ये सेक्युलरिज्म, कम्युनलिज्म के जो ये खेल चले हैं ना, इसी खेल ने देश का बहुत नुकसान किया है। हैदराबाद থেকে বিজেপির এক বন্ধু এসছে আর ফুরফুরা শরীফের একটা চ্যাংড়াকে নিয়ে সে কয়েক কোটি টাকা খরচা করে কমিউনাল স্লোগান দিচ্ছে আর হিন্দু মুসলমানে ভাগাভাগি করার চেষ্টা করছে আর মুসলমান ভোটটাকেও ভাগ করার চেষ্টা করছে। तो आपने प्रधानमंत्री मोदी को भी सुना, आपने ममता बनर्जी को भी सुना। ममता बनर्जी ने मुस्लिम कार्ड खेला है तो बीजेपी के साउथ 24 परगना के प्रभारी निशिकांत दुबे ने उन पर पलटवार करते हुए क्या कहा है, वो भी आपको सुनवाते हैं। फैसला तो हैदराबाद से जो वैसे आए हैं वो बताएंगे, या फुरफुरा शरीफ के, यदि वो भी अम्फन की तरह करप्ट लोग हैं और वैसे साहब यदि मुसलमानों को लगता है, और फुरफुरा शरीफ के जो इमाम हैं यदि वो करप्ट आदमी है, तो निश्चित तौर पर ममता जी जो कह रही होंगी वो सही कह रही होंगी। लेकिन वो जिस तरह से नमाज पढ़ रही हैं, जिस तरह से वो फतवा कर रही हैं, जिस तरह से वो प्रे कर रही हैं और जिस तरह से मुस्लिम मुस्लिम चिल्ला रही हैं, ये उनका फ्रस्ट्रेशन दिखाई देता है। और ये फ्रस्ट्रेशन उनका इस कदर बढ़ गया है कि वो किसी को भी चोर कह सकते हैं। जो माननीय प्रधानमंत्री जी को जो है कब शब्दों का उपयोग कर सकती हैं, तो ये तो छोटे छोटे लोग हैं। तो मुझे लगता है कि वो उनका फ्रस्ट्रेशन है। तो अब आरोप लग रहे हैं कि बंगाल में ममता बनर्जी ने मुस्लिम तुष्टीकरण की कोशिश की है। उधर असम में मुस्लिम कार्ड भी खेला गया है। एआईयूडीएफ चीफ बदरुद्दीन अजमल के बेटे अब्दुल रहीम अजमल ने कहा है कि इस बार असम में दाढ़ी टोपी वालों की सरकार होगी। सुनिए आप। আমরা সবে মিলিয়া এই সরকার চালাই মুবাইয়াই এগু মানুষের আপনান্তর সরকার হইব, গরিব মানুষের সরকার হইব, আমরার উন্নতির সরকার হইব, আমরার দাড়ি টুপি লুঙ্গি আলা মানুষের সরকার হইব, আমরার দাড়ি টুপি লুঙ্গি আলা মানুষের সরকার হইব। तो ये बदरुद्दीन अजमल के बेटे हैं, अब्दुल रहीम अजमल। इनका बयान भी आपने सुना। एक एक करके तमाम बयान हम आपको सुनवा रहे हैं ताकि आपको एक आइडिया हो जाए कि किस हद तक पॉलिटिकल पार्टीज जा रही हैं अपना वोट बैंक साधने के लिए और कैसे चुनावों में सारी सीमाएं तोड़ी जा रही हैं। लेकिन सबसे पहले मैं जो मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनसे आपका परिचय करवा देती हूँ। हमारे साथ गुरु प्रकाश जी जुड़े हुए हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं, आपका बहुत स्वागत है। सुरेंद्र राजपूत हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस प्रवक्ता, आपका भी बहुत स्वागत है। इसके साथ ही सिराज
रियाज कुरैशी हमारे साथ रहेंगे, नेशनल कन्वीनर हैं एमआरएम के। संजय चक्रवर्ती हमारे साथ जुड़ गए हैं टीएमसी की ओर से। आपका बहुत बहुत स्वागत है, आप सभी का स्वागत है। मौलाना मेहरुद्दीन रंगरेज भी हमारे साथ जुड़ेंगे, मुस्लिम स्कॉलर। लेकिन सबसे पहले शुरुआत आज मैं सुरेंद्र राजपूत जी आपसे करना चाहती हूँ, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान हमने सुनवाया दर्शकों को। वो असम में बोला गया है, असम का जिक्र है, लेकिन संदर्भ जो है वो असम से लेकर पश्चिम बंगाल तक और पश्चिम बंगाल से लेकर पूरे देश तक है। एक फिल्म का डायलॉग है कि ये क्यों सियासी खेल खेल रहे हैं आप। मैं आपसे शुरुआत में यही पूछना चाहती हूं कि क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि सांप्रदायिकता और धर्मनिरपेक्षता का जो खेल है ना, इससे दशकों से भारत को बहुत नुकसान पहुंचा है। तो सवाल यही है कि आखिर ये सियासी खेल क्यों खेल रहे हैं आप, सुरेंद्र राजपूत जी? बहुत अच्छा शुभ्रा सवाल है और आपने शुरुआत कर दी। गुरु प्रकाश जैसे एक अच्छे इंसान भी बैठे हुए हैं, ये इस तरीके के हैं कि ये जो है ऐसी पार्टी में है जो लगातार आरक्षण के विरोध में है और सांप्रदायिकता की अपनी पुरोधा पार्टी है। प्रधानमंत्री एक बड़े पद पर बैठे हुए छोटे कद के इंसान हैं और उन छोटे कद के इंसानों ने जिस तरीके की भाषा का उपयोग किया है वो अपने आप में घनघोर रूप से निंदनीय है। मैं आपको 2-3 बातें बताता हूं। देखिए, बंगाल पे इलेक्शन को सांप्रदायिक रूप से ध्रुवीकरण किसने किया? राम को दुर्गा से किसने लड़ाया? हमने तो नहीं लड़ाया। राम को दुर्गा से लड़ाया भारतीय जनता पार्टी ने, दिलीप घोष ने, नरेंद्र मोदी जी ने और श्री योगी आदित्यनाथ जी। उन्होंने कहा कि हम भगवान राम नहीं मानते हैं, हम राजा राम मानते हैं और राजा राम जो है हम उनका खुलेआम राजनीतिक उपयोग करेंगे और राजनीति में राम का उपयोग करेंगे। ये किसने कहा? हमने नहीं कहा, दिलीप घोष ने कहा। तो इस बात की जिम्मेवारी और इस बात का जवाब तो प्रधानमंत्री जी को देना चाहिए और इनके बाकी सब लोगों को देना चाहिए। देखिए, अगर बयान गिनवाने लगेंगे तो बहुत लंबा वक्त निकल जाएगा। उतना वक्त बिना लेते हुए मैं आपको जरा समझा देती हूं कि आखिर जो सार है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कहने का, उस पर मेरा सवाल है। सवाल ये है कि अगर कहा जा रहा है कि समाज के टुकड़े करके, भेदभाव पैदा करके, किसी एक खास तबके को कुछ दे करके, और ये कहा जाता है कि देखिए हम तो धर्मनिरपेक्ष हैं, लेकिन जो सबके लिए योजनाएं चला रहा है प्रधानमंत्री मोदी का संदर्भ यही है कि जो सबके लिए आयुष्मान योजना से लेकर उज्ज्वला योजना लेकर आ रहे हैं, जिससे किसी एक तबके को नहीं बल्कि पूरे देश को, और देश में जो अलग अलग समुदाय हैं, चाहे वो धर्म से जुड़े हुए हों, जाति से जुड़े हुए हों, उनको अगर फायदा मिल रहा है तो उनको सांप्रदायिक कह देते हैं आप लोग। इस पर जवाब दीजिए सुरेंद्र जी। बिल्कुल बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा, शुभ्रा, आई रियली अप्रिशिएट योर क्वेश्चन। बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किया। आप मुझे ये बताइए, आप सबको सब दीजिए, वो तो क्या नाम संविधान देगा ही। संविधान में आप भेदभाव कर नहीं सकते, देश का संविधान ऐसा है, इसमें प्रधानमंत्री जी कुछ नहीं कर रहे। लेकिन प्रधानमंत्री जी जब सीए और एनआरसी लाते हैं, बंगाल में कहते हैं लागू करेंगे, असम में चुप रहते हैं और तमिलनाडु में कहते हैं बिल्कुल नहीं लागू करेंगे। तो सांप्रदायिक मैं हूं या प्रधानमंत्री जी हैं? नरेंद्र मोदी जी सांप्रदायिक हैं या हम हैं सांप्रदायिक? आप हमको छोटी सी बात बताइए। और मैं ये बात जिम्मेवारी से कह रहा हूं, तीनों चाहें तो आप तीनों उनका घोषणा पत्र उठा लीजिए। बंगाल का घोषणा पत्र उठा लीजिए, असम का घोषणा पत्र उठा लीजिए और तमिलनाडु का घोषणा पत्र उठा लीजिए। तीनों में एनआरसी और सीए को लेकर के इनकी अलग अलग बातें हैं। तो सांप्रदायिक कौन है? और रही बात जो योजनाएं हैं, योजनाएं तो कोई भी सरकार होगी, हमारी होगी, इनकी होगी, या गुरु प्रकाश जी कल प्रधानमंत्री बन जाए, इनकी भी हो जाएगी, आप बन जाइए, तब भी आपको देश का संविधान कहीं ना कहीं बिल्कुल भी डिस्क्रिपेंसी की कोई इजाजत नहीं देता है और आपको सबके लिए करना पड़ेगा। प्रधानमंत्री जी जो आज की डेट में बात कर रहे हैं, ठीक है, एक और छोटा सा सवाल है आपसे, उसके बाद मैं गुरु प्रकाश जी के पास जाऊंगी, क्योंकि आपने 2-3 बार अपने दोस्त गुरु प्रकाश जी का नाम ले लिया है और उनसे जवाब लेना भी बहुत जरूरी है। लेकिन सुरेंद्र राजपूत जी, ये जो आरोप लग रहा है, कांग्रेस पार्टी तमाम अलग अलग जगहों पर, खासतौर से असम की अगर हम बात कर रहे हैं, जिन पार्टियों को पहले सांप्रदायिकता की कैटेगरी में, सांप्रदायिक होने की कैटेगरी में आपके ही नेता रख चुके हैं। जब सवाल पूछा जाता था तरुण गोगोई से कह देते थे कौन बदरुद्दीन अजमल, हम नहीं जानते। लेकिन अब आप लोग वोट के लिए उन पार्टियों से भी संबंध रखने में, उन पार्टियों से गठजोड़ करने में पीछे नहीं हट रहे हैं। क्या आपको अब जो सांप्रदायिकता की परिभाषा है वो बदल दी है आप लोगों ने, धर्मनिरपेक्षता की परिभाषा बदल दी है, या फिर एक तरफ का ही दिखाई देता है, सिलेक्टिविज्म है ये? सुरेंद्र राजपूत जी। बिल्कुल नहीं। मैं आपको बताऊं, आज की डेट में भारतीय जनता पार्टी बहुसंख्यक तुष्टीकरण कर रही है, जिसकी वजह से देश की एकता, अखंडता और देश का आईन खतरे में है। नंबर 1। नंबर 2, जो मैं आपसे बात कहना चाह रहा हूं कि बदरुद्दीन अजमल हो, चाहे इंडियन मुस्लिम लीग हो और चाहे वो फुरफुरा शरीफ वाले AISF हो, आप बात समझिए,
ये तीनों की तीनों पार्टियां भारत के संविधान से रजिस्टर्ड पार्टियां हैं। और मुस्लिम लीग तो नागपुर में जहां आरएसएस का सेंटर है वहां भाजपा के साथ संबंध रखती है। पीडीपी तो कश्मीर में भाजपा के साथ संबंध रखती है। और महाराष्ट्र में एमआईएम के लोग जो है वो भाजपा के साथ संबंध रखते हैं। तो जब ये लोग संबंध रखते हैं तब इनसे आप प्रश्न नहीं करेंगे, प्रश्न आप हमसे ही करेंगे। हम किसी भी चलिए, आप ही का प्रश्न लेकर मैं चली जाती हूँ गुरु प्रकाश जी के पास। गुरु प्रकाश जी, बड़ी देर से सुन भी रहे हैं, पानी भी पी लिया है आपने, यानी कि अपने आप को तैयार कर लिया है बिल्कुल जवाब देने के लिए। आप बोलिए आप, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि सिलेक्टिविज्म तो आप लोग दिखा रहे हैं। उदाहरण दे दिए सुरेंद्र राजपूत जी ने, कहा केरल में जो कर रहे हैं, असम में जो कर रहे हैं, पश्चिम बंगाल में जो कर रहे हैं वो तो दिखता है, लेकिन आप लोग को पीडीपी नहीं दिखता। और भी उदाहरण दिए, जवाब दीजिए। नहीं शुभ्रा जी, देखिए मुझे लगातार सुरेंद्र जी का स्नेह और सानिध्य मिलता रहा है और इस बात का सूचक है कि हमारे यहाँ लोकतांत्रिक मूल्य अभी भी जीवित है और बहस की परंपरा चल रही है। लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि सुरेंद्र जी शुरू में कह रहे थे कि हमारी पार्टी आरक्षण विरोधी है। सिर्फ एक बार भारत के राजनीतिक इतिहास में कोई दलित व्यक्ति किसी राष्ट्रीय पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना है, स्वर्गीय बंगारू लक्ष्मण जी, वो भाजपा में बना है। दूसरी बात मैं पूछना चाहता हूं, आप कहते हैं कि तुष्टीकरण की राजनीति, आप कहते हैं सेक्युलरिज्म की राजनीति। 1970 में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को विधिवत किसने किया? आपने किया। शाहबानो के खिलाफ जजमेंट कौन लेकर के आया? आप लेकर के आए। सेटनिक वर्सेस, आप कहते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन पे आज खतरा है। सेटनिक वर्सेस पूरे विश्व में कहीं भी बैन नहीं हुआ था, लेकिन मौलवी मौलानाओं के दबाव में भारत में बैन किया गया 2007 में। शुभ्रा जी, तब के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी कहते हैं कि देश के संसाधनों पर पहला हक अल्पसंख्यकों का है। ये कितना दुखद है, कितना दुर्भाग्यपूर्ण है। दूसरी बात, अभी चुनावों की बात करनी आवश्यक है। पश्चिम बंगाल में आप लोग गठबंधन करते हैं आईएसएफ के साथ, आईएसएफ के क्या क्रेडेंशियल्स हम सब जानते हैं। असम में आप लोग गठबंधन करते हैं अजमल जी के साथ, उनके क्या क्रेडेंशियल है और अभी आपने अपने ओपनिंग रिमार्क्स में बताया कि उनके सुपुत्र ने क्या बयान दिया है। केरल में आप करते हैं मुस्लिम लीग के साथ। तो तुष्टीकरण की राजनीति करे आप, आरोप लगाया हम लोगों के ऊपर। हम लोगों ने निरंतर कहा है तुष्टीकरण किसी का नहीं, न्याय सबका, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। शुभ्रा जी, हमारे लिए सिर्फ नारा नहीं है, एक प्रतिबद्धता है। और लगातार पिछले 6 वर्षों में जिस प्रकार आप उज्ज्वला देखिए, जनधन देखिए, हमने किसी प्रकार का कोई डिस्क्रिमिनेशन किया ही नहीं है। प्रश्न ही नहीं खड़ा होता है। हम लोगों के लिए हर नागरिक, वो चाहे किसी भी जाति का हो, किसी भी क्षेत्र का हो, किसी भी धर्म का हो, भारत का नागरिक है। और मैं तो ताज्जुब है मुझे कि अभी राहुल गांधी जी का एक इंटरव्यू में देख रहा था, उन्होंने तो भारत में ही बोला कि भाई अमेरिका के लोग इंटरफेयर नहीं करते हैं। ये तो शुद्ध रूप से कॉलोनियल हैंगओवर है, ये तो स्लेविश मेंटालिटी है, इससे निकलने की आवश्यकता है। इसलिए मुझे लगता नहीं है कि तुष्टीकरण के लिए हमें किसी और से कुछ सीखने की आवश्यकता है। और मैं लगातार, हम लोगों के वैचारिक मतभेद जरूर रहते हैं। अब्दुल रहीम साहब ने जो बयान दिया उस पर भी मैं आऊंगी। और सुरेंद्र राजपूत जी, आप जवाब देना चाह रहे हैं, लेकिन कुछ और पैनलिस्ट का मैं रुख कर लेती हूँ जल्दी से, उसके बाद वापस लौटूंगी बीजेपी कांग्रेस के पास। मौलाना मेहरुद्दीन रंगरेज साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मुस्लिम स्कॉलर हैं। सर, इस बयान को कैसे देखा जाए? आपकी नजर में इस बयान को कैसे देखा जाना चाहिए? क्योंकि अगर कहा जा रहा है, पहले ही इस डिबेट में ये साफ हो गया कि भाई रजिस्टर्ड पार्टी है, एआईयूडीएफ की हम बात कर रहे हैं, बदरुद्दीन अजमल के बेटे हैं अब्दुल रहीम, अगर कह रहे हैं कि अब वक्त आ गया है कि दाढ़ी टोपी वाले की सरकार बन जाए, लुंगी वालों की सरकार बन जाए, आखिर ये किस तरह का स्टेटमेंट है? कितना शर्मनाक है? और किसी भी कसौटी पर क्या ऐसे स्टेटमेंट की निंदा नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। भाजपा कभी मंदिर के नाम पे, कभी गाय के नाम पे वोट मांगती आई है। आज तक देश के विकास की बात उन्होंने कभी नहीं करी, ना देश में विकास हुआ। जब से मोदी जी आए लोग बर्बाद हो गए, पेट्रोल डीजल कहां पहुंच गया, महंगाई, घर का बजट खराब हो गया। उसके ऊपर तो इनके कोई बात ही, उन्होंने क्या गलत कह दिया उसमें? अगर वो अपने लोगों को जोड़ना चाहते हैं, वो एक संवैधानिक पार्टी है, संविधान के अनुसार बनी हुई पार्टी है, उनका अपना व्यू है, वो जो कहे सही है उनकी बात। कहां से गलत है वो बात? तो यानी कि एक सेकंड योगी जी को देखिए, योगी जी ने खुद अपने मुख्यमंत्री होते हुए अपने ऊपर केस लगे हुए आप लोग ये बताइए कि इतना सिलेक्टिविज्म लेकर कहां जाइएगा सर? इतना सिलेक्टिविज्म लेकर कहां जाइएगा? जब कह दिया जाता है कि जो आंदोलन कर रहे हैं या आग लगाने वालों को कपड़ों से पहचान लिया जाता है, तब हम सब उसकी मुखालफत करने के लिए उतर जाते हैं। लेकिन आप आज कह रहे हैं कि जो कहा गया है बदरुद्दीन अजमल साहब के बेटे की तरफ से वो सही कहा गया है। इतना सिलेक्टिविज्म लेकर कहां जाइएगा, कहां मुंह दिखाइएगा? हैं? वो तो फिर कहिए ना कि वो भी स्टेटमेंट सही था और ये भी स्टेटमेंट सही है। कहिए ठीक कहा है। वहां पे 35% वहां पर 35% मुस्लिम आबादी है।
ठीक है, वहां पे सीए एनआरसी के लोग डरे हुए हैं उस कानून से, जिसकी वजह से सब लोग इकट्ठे होकर वहां पे कांग्रेस को और यूएडएफ की सरकार बनने जा रही है वहां पे, जिससे घबराहट हो रही भाजपा को। अच्छा, भाजपा को घबराहट हो रही है। सिराज कुरैशी जी, मैं आपके पास भी आती हूँ और आपसे भी यही सवाल है कि क्या आप चाहेंगे निंदा करना, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि असम का अपमान है, असम की संस्कृति का अपमान है और तोड़ने की, बांटने की कोशिश कर रहे हैं। यहां तक कहा गया है कि कब्जा करने की कोशिश है अगले 5 सालों में। इस तरह के स्टेटमेंट से खास समुदाय के पहनावे को लेकर के ये बयान दिया जा रहा है और यहाँ पर पैनल में बैठे हुए लोग उसको सपोर्ट कर रहे हैं। आपका क्या मत है? बिल्कुल शुभ्रा जी, मैं सबको पहले तो नमस्कार करता हूं और जय हिंद बोलता हूं, भारत माता की जय बोलता हूं और बड़े साफ शब्दों में बोलता हूं कि अगर बदरुद्दीन अजमल साहब के बेटे ने यह बयान दिया है और मैंने सुना इस बयान को, बहुत ही निंदनीय है, घोर निंदनीय है। और एक मुसलमान, भारतीय मुसलमान होते हुए मुझे बहुत शर्म आ रही है वो बयान सुनते हुए। और एक अधिवक्ता के रूप में चूंकि मैं कानून को जानता हूं कि भारत में हम सब बराबर है, वी द पीपल ऑफ इंडिया। अगर आप ये बात करते हैं कि दाढ़ी टोपी वालों की सरकार बन रही है तो निश्चित रूप से आपके अंदर एक जहर भरा हुआ है और आप सच्चे मुसलमान भी नहीं हो सकते, क्योंकि आपने इस्लाम को भी नहीं जाना है कि भारत का मुसलमान भारत के लिए जिया है और मरा है। और आपके इस बयान की हम कठोर निंदा करते हैं और ये कहते हैं कि देखिए, जब भारतीय जनता पार्टी की बात आती है तो भारतीय जनता पार्टी का जब से शासन आया है, जब से शासन आया है भाजपा का, भाजपा ने कभी भी मुसलमानों के साथ हिंदू मुस्लिम सब भाई भाई हैं। जब चुनाव आता है तभी भाजपा डिवाइड करती है, राजनीति करती है वो काम हिंदू मुस्लिम की, कभी भी दूसरी सरकारों ने नहीं दिए। आप उसमें हुनर हाट को देखिए, आप उसमें अंदर जियो पारसी को देखिए और आप ये बात करते हैं कि रिपोर्ट पढ़ लो वकील साहब, टोपी और दाढ़ी वालों की सरकार बनेगी। मुसलमानों की कितनी बदतर हालत कर दी। और मैं उस बयान की कड़ी निंदा ही नहीं करता और उनसे मांग करता हूं कि यह बयान तुरंत वापस लें। भारत का मुसलमान आपके बयान को पसंद नहीं कर रहा है और आप भारत के रिप्रेजेंटेटिव नहीं हो सकते हैं। आप सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को भड़का के उनके वोट लेना चाहते हैं, मुसलमानों को बेवकूफ बनाना चाहते हैं। बदरुद्दीन अजमल साहब के जो साहबजादे हैं उनको समझना चाहिए कि आप भारत में रहते हैं, जो कि सबका मुल्क है। ठीक है, दो मत यहां पर सामने आए हैं, लेकिन संजय चक्रवर्ती जी का जल्दी से मैं रुख कर लेती हूं, क्योंकि एक बात समझनी और जरूरी है कि पोलराइजेशन को भी अलग अलग नजरिए से देखा जा सकता है क्या। क्योंकि हमने देखा कि सेक्युलरिज्म पर जब बात आती है तो उसे एक पार्टी अपने चश्मे से देखती है, दूसरी पार्टी अपने चश्मे से देखती है। लेकिन संजय चक्रवर्ती जी, पोलराइजेशन, ध्रुवीकरण का आरोप बार बार आप लोग लगाते हैं बीजेपी पर, लेकिन एक खास समुदाय को टारगेट करके अपील तो आपकी नेता भी कर रही है। ममता बनर्जी ने साफ साफ कह दिया आज बिना किसी संकोच के कह दिया। क्या ये उनका डर बोल रहा है कि मुस्लिम वोट बैंक छिटक न जाए, इसलिए वो सीधे सीधे कह रही हैं कि एक मुश्त होकर वोट दीजिए, वोट को बंटने नहीं दीजिए। अगर धर्म के आधार पर इस तरह की अपील की जा रही है तो उसे आप कैसे जायज ठहरा सकते हैं? देखिए, सबसे पहले नमस्कार। मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूं कि 2014 से पहले मुझे लगता है कि भारत की जमीन एकदम प्लेन पार्ट थी। जो कुछ विकास किया वो मोदी सरकार ने किया है। ऐसा लगता है, एहसास इस तरह से कराया जाता है कि सारा विकास नहीं कराया है। बाकी तो उसके पहले केवल हिंदू मुस्लिम आपस में लड़ रहे थे और ये एकता का जो गान गाते हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। और जब ये इनको हकीकत धरातल में आते हैं तो जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम बोलते हैं। क्यों भाई, आप एक ही धर्म के बारे में क्यों बात करते हैं? आप एक ही धर्म के बारे में, आप भगवा के बारे में बात करेंगे। परसों मैं सुन रहा था भगवा, चोटी, तिलक, अरे इन सब बारे में कोई प्रधानमंत्री की इस तरीके से बातें भी करता है क्या कि आप इस तरीके से बातें करेंगे? आप विकास की बातें करिए ना। आपने डेवलपमेंट क्या किया 5 साल के अंदर? ऐसा कौन सा डेवलपमेंट किया था? आपने कहा था कि हम 2 करोड़ नौकरी देंगे, 15 लाख रुपए देंगे, 100 स्मार्ट सिटी बनाएंगे, बुलेट ट्रेन लाएंगे और जो है तो मेरे सवाल का जवाब नहीं आया लेकिन चक्रवर्ती जी। अब मैं इस बात को पूछ रहा हूँ कि इस डेवलपमेंट को लेकर के वो बात नहीं करते हैं और जय श्री राम और इनके बारे में बातचीत होती रहती है। तो ये कहते हैं ना, क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। मैं वही आ रहा हूँ कि क्रिया की प्रतिक्रिया होती है कि हर इंसान को लगता है जब इनके 100-150 नेता, 200 नेता हर जगह पे जा करके इस तरीके से डिवाइड एंड रूल, मतलब ये बांटो और राज करो का अगर राज चला रहे हैं तो सबको हक बनता है कि वो अपनी बात को कहें। क्योंकि मतलब आप अपने विरोधी पर बांटो और राज करो का आरोप लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि ठीक है हम भी वही करेंगे, ठीक है हम भी वही कर रहे हैं और इसीलिए अगर सामने वाला कोई कर रहा है तो जायज हो गया, मेरा कदम जो है वो जायज हो गया। ये बड़ा अच्छा तर्क है,
ये बड़ा अच्छा तर्क है। आप, ये मुझे बहुत खुशी हुई कि आपने माना कि हम कर रहे हैं। ये मुझे बहुत खुशी हुई कि आपने माना कि हम कर रहे हैं, लेकिन इसलिए कर रहे हैं बांटने की राजनीति क्योंकि बीजेपी तो कर ही रही है, तो हम भी बांटने की राजनीति कर लेते हैं, जवाब ले लेते हैं। गुरु प्रकाश जी, ये कहा जा रहा है कि क्रिया की प्रतिक्रिया, आप लोग पहले से बांट रहे हैं, तो हम लोग क्यों ना इस तरीके का बयान दें। और एक और बात कही गई है आज, अब साफ तौर से आप लोगों पर आरोप लगाया जा रहा है कि आप लोग बाहरी लोगों को बुला करके हिंसा भड़का रहे हैं और पश्चिम बंगाल का माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए शुभ्रा जी, पिछले 10 वर्षों में जिस प्रकार का कुशासन, भ्रष्टाचार पश्चिम बंगाल के लोगों ने देखा है वो बहुत ही दुखद है और दुर्भाग्यपूर्ण है। 2016 के बाद से किसी भी सामाजिक और आर्थिक आंकड़े को पश्चिम बंगाल की सरकार ने नीति आयोग से साझा नहीं किया। 2019 के बाद आपने कोई भी क्राइम का आंकड़ा एनसीआरबी के साथ साझा नहीं किया। मानव तस्करी में, पॉलिटिकल किलिंग्स में आप लोग नंबर 1 पे हैं। किसी भी फ्रंट पे, वो चाहे स्कूल हो, एजुकेशन हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, हेल्थ हो, आप लोगों ने कुछ काम नहीं किया है। आपने हमसे सवाल पूछा, अब जरा धैर्यपूर्वक सुन लीजिएगा। पूरे देश में पिछले 6 वर्षों में, आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूं, 42 करोड़ लोग फाइनेंशियल अनटचेबिलिटी, आर्थिक छुआछूत के शिकार थे। अब तक वो लोग ऑर्गेनाइज्ड बैंकिंग नेटवर्क में नहीं आए थे, वो आए हैं। 20 करोड़ लोग मुद्रा से लाभान्वित हुए हैं। लगभग 10 करोड़ से ऊपर बहनें उज्ज्वला से लाभान्वित हुई हैं। कितनी योजनाएं मैं बताऊं आपको। इंफ्रास्ट्रक्चर, आज पूरे विश्व में हम लोग 72 से अधिक देशों में पश्चिम बंगाल में ओवैसी आपके हैदराबादी दोस्त हैं, उस पर जवाब दीजिए ना सर गुरु प्रकाश जी। अब शुभ्रा जी, इस प्रकार की बातें, ये तो कितनी मूर्खतापूर्ण बात है। लगातार वो लोग पानी पी पी कर हम लोग को गाली देते हैं, हम लोग उनकी आलोचना करते हैं, और यदि इस प्रकार का आप मैरिज ऑफ कन्वीनियंस कर दीजिएगा जिसका यथार्थ से कोई संबंध नहीं है, ये तो हमारे समझ में नहीं आता है। यथार्थ से किस बात का संबंध है, किस बात का नहीं है, इसे और भी आगे समझने की कोशिश करेंगे। जब मैं ब्रेक से वापस आऊंगी तो सीधा सुरेंद्र राजपूत जी का रुख करूंगी, क्योंकि कांग्रेस से पूछने के लिए बहुत सारे सवाल हैं और जो समझने की हम कोशिश कर रहे हैं। और सीधा रुख मैं सुरेंद्र राजपूत जी आपका कर लेती हूँ, क्योंकि ब्रेक पर जाने से पहले चर्चा हो रही थी बदरुद्दीन अजमल साहब के बेटे अब्दुल रहीम अजमल ने जो बयान दिया है उसके ऊपर, और आपका रिएक्शन मैं जरूर जानना चाहूंगी। 2 बातें हो सकती हैं, क्योंकि जब चर्चा हो रही थी आप मुस्कुरा रहे थे। 2 सूरतें हो सकती है, एक तो ये कि आप बयान का समर्थन करते हैं और दूसरा ये कि आप बयान का विरोध, इसकी निंदा करते हैं। आप कहां पर खड़े हैं, आज स्पष्ट कर दीजिए। शुभ्रा जी, एक बड़ा पुराना शेर याद आ गया आपकी बात पे। आप बहस बहुत अच्छी करा रही। कहते हैं ना कि समंदर ये तेरी खामोशी कुछ और कहती है, मगर साहिल पे टूटी कश्तियां कुछ और कहती है। और मेरी आंखों ने देखे इस शहर के कई मंजर, मगर अखबार की सुर्खियां कुछ और कहती हैं। अभी गुरु प्रकाश जी बड़े भले इंसान है, इन्होंने न बोलते बोलते भी सच बोल दिया। इन्होंने कहा बंगारू लक्ष्मण को हमने अपनी पार्टी का अध्यक्ष बनाया, लेकिन साथ में ये भूल गए कि उसी बंगारू लक्ष्मण को 1 लाख रुपए की घूस में इन्होंने जेल भिजवाया। उस दलित अध्यक्ष को जेल भिजवाने का काम, पाप जो किया है वो भारतीय जनता पार्टी ने किया। ये आरक्षण विरोध है गुरु प्रकाश जी की पार्टी का, और हम समझते हैं गुरु प्रकाश जी आपकी मजबूरी को। आप अच्छी बात है। दूसरी बात, आप आ जाइए बदरुद्दीन अजमल की। हम बहुत साफ साफ बातें करते हैं। साफ बात है कि एक चीज समझिए बात को, कि जब भारतीय जनता पार्टी तिलक की बात करेगी, जब भारतीय जनता पार्टी बाकी चीजों की बात करेगी, जब भारतीय जनता पार्टी जय श्री राम की बातें करेगी, जब भारतीय जनता पार्टी राम को दुर्गा से लड़ाएगी, तो निश्चित तौर पर जो बाकी पार्टियां हैं उन्हें अपना हक है अपनी बात कहने का। वो अपनी बात कह रहे हैं। और रही बात असम की लुंगी, एक बात क्लैरिफाई कर दीजिए। मैं आपके साथ हूं इस बात में कि अगर एक तरफ सियासत हो रही है, दूसरी तरफ भी सियासत होगी, लेकिन आपने जो प्रतीक चिन्ह गिनवाए हैं कुछ बहुसंख्यक समुदाय के, अगर भारतीय जनता पार्टी या कोई भी पार्टी आकर ये कहने लगे कि अब से यही राज करेगा, तो आपको आपत्ति होगी कि नहीं? लेकिन बदरुद्दीन अजमल साहब के बेटे के बयान पर आज आप आपत्ति नहीं करना चाहते हैं। यही आपका सिलेक्टिविज्म है सुरेंद्र राजपूत जी, और इसीलिए जनता आपको नकार रही है। मानते हैं कि नहीं मानते हैं? कोई बात नहीं, जनता हमें नकारे या स्वीकार करे ये आपके हाथ में नहीं है शुभ्रा जी, हमारे हाथ में भी नहीं, जनता के हाथ में है। जनता ने 1984 में 2 सीटें दी थी भाजपा को, आज हमें 413 दी थी। तो आज इतने सालों का इंतजार करने के लिए आप तैयार हैं मतलब?
हाँ बिल्कुल, हम सेकुलरिज्म से कोई समझौता नहीं करते, संविधान से कोई समझौता नहीं करते, हिंदू मुसलमान की राजनीति हम नहीं करेंगे, पहली चीज। दूसरी चीज हम आपको बता देते हैं कि जो असम की पहचान है, अगर आप असम की पहचान की बात करेंगे, यहाँ पर एक कोई सज्जन बैठे हुए हैं, पता नहीं कौन सी MRM है या मैं नहीं जानता इनको, तो इन्हें शायद या तो जानकारी नहीं है और या फिर ये कुछ पैसे वैसे लेकर के आए होंगे भारतीय जनता पार्टी से। इन्हें पता नहीं है कि लोअर ऐसा आरोप आप लगाते हैं ना सुरेंद्र राजपूत जी के बीच में बोलना ही पड़ जाता है। मतलब आप अपनी राय रखें अगर तो ठीक है, लेकिन कोई दूसरा अपनी राय रखे तो पैसे लेकर बोल रहा है। शुभ्रा परेशान मत हो, ये तो ऐसे आरोप सोच समझ कर आरोप लगाइए ना सुरेंद्र राजपूत जी, अच्छा नहीं लगता है ना। आप जिम्मेदार नेता हैं, प्रवक्ता हैं, अगर ऐसे आप बोलते हैं तो अच्छा नहीं लगता है। ठीक है, मैं बात पूरा जिम्मेदारी से आरोप लगा रहा हूँ, क्योंकि इन्हें पता नहीं है, क्या सबूत है आपके पास? इन्हें पता नहीं है कि टोपी और लुंगी ये असम की पहचान है, मुसलमान की पहचान नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल गलत। ये आप अगर नहीं जानते हैं तो इसको समझना पड़ेगा। राजपूत जी, जिसको ये नहीं मालूम है, जिसको ये नहीं मालूम है कि असम की पहचान क्या है, आप गलत जानकारी देके भ्रमित करने की कोशिश ना करें। क्या बहस करें? क्योंकि बात सुनिए, कोई बहस नहीं कर रहा। भारत की जो पोशाक है वो आसाम की पोशाक कभी भी दाढ़ी और टोपी हम नहीं आपसे रही कोई है। बहस नहीं करना चाहते, हम आपसे कोई बहस नहीं करना उसको चाहते। थोड़ा आप बड़े सा इंसान हैं, भले समझिए इंसान बात को हैं। उसको। आप भारतीय जनता पार्टी के पास यहां से उठ करके गुरु प्रकाश जी के पास जाइएगा, आपको मिल जाएगा जो मिलना होगा, चिंता मत कीजिए। ठीक है कि तो आप एक हमारा बात बड़ा समझ लीजिए स्पष्ट है सर, कि मैं असम की नम्रता जो के साथ पहचान है, आपको निवेदन करना असम चाहता हूं की कि पहचान कृपया को करके अपनी AUDF अगर कह जानकारी रही में है, इजाफा थोड़ा कर लीजिए। असम की पहचान जो की बात, ड्रेस है, अस्मिता की ड्रेस बात कोड कर की रही बात नहीं करें। अब आप ड्रेस कोड की बात ना करें भाई साहब, तो तमिलनाडु की क्योंकि लुंगी लुंगी और मुसलमानों टोपी की किसी पहचान का कह ड्रेस देंगे कोड क्या? नहीं होता है, किसी प्रदेश का ड्रेस कोड नहीं होता है। आसाम में कई तरह के भांति भांति के लोग रहते हैं, भांति भांति की संस्कृतियां हैं। आप अगर धुबरी सुनिए, धुबरी की बात करेंगे ना, जो इलाका धुबरी के आसपास का लगता है वहां भी दाढ़ी और टोपी नहीं पहनी जाती। मैं फुरफुरा शरीफ की बात कर रहा हूँ कि नॉर्मली वहां भी दाढ़ी टोपी नहीं रखी जाती है और वहां की कोई पोशाक नहीं है। कुछ लोग पहनते हैं पर उनका सीधा सीधा इशारा मुसलमानों की तरफ था। ये देखने की कोशिश कीजिए और हमें एक हमारी नागरिक लीजिए, तमिलनाडु की पहचान, तमिलनाडु की पोशाक लुंगी है तो क्या वो मुसलमानों की हो गई? केरल की पहचान लुंगी है तो क्या वो मुसलमानों की हो गई? करना है सर, जो कि बजरुद्दीन अजमल साहब के साहबजादे ने किया है, धर्म के नाम पे बांटने की कोशिश की है। कृपया वो गलत है, हम उस बात का खंडन करते हैं, उस बात की निंदा करते हैं और उस बात की भर्त्सना करते हैं। तो मैं ये बहुत जोर से बोल सकता हूँ, मुझे जानती हैं अच्छे ठीक है, तरीके से। ठीक है, ठीक है, मैं आपके पास आती हूँ, वापस लौटती हूँ। की बात नहीं कर रहा, आप 2 मिनट से कहिए कि अपनी बारी में बोले। ठीक है, मेरा ये कहना है, असम की पहचान लुंगी है, तमिलनाडु की पहचान भी लुंगी है और केरल की पहचान भी लुंगी है, तो क्या आप उसको मुसलमानों की पहचान कर देंगे? किस तरीके की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं आप मुझे बताएं। नरेंद्र मोदी जी की दाढ़ी क्या पार्टी के प्रवक्ता मुसलमानों की दाढ़ी तर्क कितना बढ़िया गढ़ते हैं ना कि बस एकदम आप कुछ के बाद कुछ बोलने के लिए बचता ही नहीं है। लेकिन टोपी आप भूल गए, दाढ़ी का जिक्र कर रहे हैं वो आप भूल गए। अब क्या ही कहा जाए सर, आप सिर्फ लुंगी पर जाकर अटक गए और टोपी भूल गए, दाढ़ी भूल गए, यहाँ पर भी सेलेक्टिविज्म करने लग गए। एक सेकंड, नहीं, एक सेकंड रुकिए। मैं सीधा गुरु प्रकाश जी के पास जाती हूँ। गुरु प्रकाश जी, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस तरह के जो बयान है वो नेता देते हैं, उसके बाद जो बहस चल रही है उसमें जो पहनावा है या फिर जो प्रतीक चिन्ह है उस पर हमें बात करनी पड़ रही है। लेकिन आप ये बताइए ना, एक सीधा सवाल है कि आज आप कह रहे हैं कि इस तरह के बयान से जो बदरुद्दीन अजमल साहब के बेटे ने दिया है उससे असम की पहचान पर खतरा है, इससे बड़ा अपमान असम की संस्कृति का नहीं हो सकता। लेकिन यही असम की पहचान और संस्कृति का सवाल खड़ा करके जब सीए के खिलाफ वहां पर आंदोलन हुए थे असम में, बहुत देखा गया था कि अनरेस्ट की स्थिति पैदा हो गई थी, तब फिर आप लोग क्यों चुप रहे? उस पर आपका क्या जवाब रहेगा? क्या वो असम की पहचान का सवाल नहीं था? शुभ्रा जी, देखिए ऐसा है कि सीए के नाम पे जो लोग ये सोच रहे थे कि हम क्रांति फैला रहे हैं, वो भ्रांति फैला रहे थे। मैं सुन रहा था आदरणीय सुरेंद्र राजपूत जी को, और मैं तो आग्रह करूंगा कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से कि भाई आप जल्दी इनको उत्तर प्रदेश कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष बना दीजिए, वरना जल्दी अच्छे कवि और शायर बन जाएंगे और वहां प्रतियोगिता और मुश्किल हो जाएगी। देखिए, इस देश को जरूरत किसकी है? एपीजे अब्दुल कलाम की जरूरत है, अब्दुल रहमान अजमल की जरूरत है? मैं आज पूछना चाहता हूं आपसे, मैंने एपीजे अब्दुल कलाम जी की चर्चा जानबूझ करके की है यहां पे। उनको राष्ट्रपति बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किया था, और विरोध तक किसने किया था?
यही कांग्रेस पार्टी के लोग, लक्ष्मण के अब लिए इनको तय करना होगा। देखिए, आप बंगारू लोगों ने लक्ष्मण के नीति लिए सिद्धांतों को पता नहीं कहां रख दिया है। नीति और सिद्धांतों से कोई संबंध नहीं। देखिए, आप मुझे बीच में बोलने का ये मेरा स्वभाव नहीं है। मैंने कुछ नहीं कहा, मैंने तो आपने कहा बंगारू लक्ष्मण का नाम लिया था, मैंने सिर्फ बंगारू लक्ष्मण पे पूछा कि आपने उनको जेल क्यों भेजा। आप लोग देखिए आदरणीय राजपूत जी बीच में ये बोलेंगे तो कोई सुन नहीं पाएगा। पूरा देश ये मैंने सिर्फ आपसे कंस्ट्रक्टिव डिबेट हो, जैसा हमारे आपके बीच में शिवराज जी, तब आपको समझ नहीं आ पहले आप बात रखिए, उसके बाद सुरेंद्र राजपूत जी के पास मैं जाऊंगी। गुरु प्रकाश जी पहले अपनी बात रखिए। जी जी बिल्कुल शॉर्ट में रखिएगा, वक्त जरा बिल्कुल लोकतंत्र का यही सूचक है। देखिए, कांग्रेस पार्टी ने हर राजनीतिक नीति और सिद्धांतों का गला घोट दिया है। आप लेफ्ट पार्टी के साथ गठबंधन करते हैं पश्चिम बंगाल में, आप केरल में उनसे लड़ाई कर लेते हैं। भाई, कुछ तो मोरालिटी हो, कुछ तो नैतिकता हो। सारी की सारी नैतिकता आपने पानी में डुबो दी है। जब चुनाव में कैंपेन करना चाहिए तो इनके नेता वेबिनार कर रहे हैं, आर्म चेयर इंटेलेक्चुअलिज्म कर रहे हैं। मुझे समझ में नहीं आता है, जिस पार्टी को लोग हाशिए पे लेकर के आ गए हैं, जो पार्टी आज मार्जिनलाइज हो गई है, लोगों के साथ चर्चा भी नहीं हो रही है, विमर्श में भी नहीं है, उस पार्टी को आत्ममंथन करने की आवश्यकता है। शुभ्रा जी, मैं एक अनसोलिसिटेड एडवाइस दे रहा हूं, बिन मांगी सलाह दे रहा हूं। अगर अभी भी ये लोग आत्ममंथन नहीं कर पाए तो अभी भी जो क्षमता है वो भी इनकी समाप्त हो जाएगी। जानबूझ करके बार बार कभी जाति के नाम पे, कभी धर्म के नाम पे, कभी क्षेत्र के नाम पे आप बात करते हैं बंगारू लक्ष्मण जी की। इतिहास उठा के देख लीजिए, आपने बाबा साहब अंबेडकर को अपमानित किया है, आपने बाबू जगजीवन राम को अपमानित किया है। बाबू जगजीवन राम राजपूत जी, सबसे बड़ा आरोप जो आप पर लगाया जा रहा है बीजेपी की ओर से वो ये कि आपने अपनी विचारधारा से समझौता कर लिया है। केरल, असम, पश्चिम बंगाल, क्या आपने अपनी विचारधारा से समझौता कर लिया है? जवाब दीजिए। शुभ्रा, हम जिम्मेवारी से कहते हैं कि हमारी इकलौती पार्टी है देश में जिसने अपनी विचारधारा से और संविधान से कभी समझौता नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी ने तो नागपुर में मुस्लिम लीग से किया, नागपुर में MIM से भी किया, वहां पर त्रिपुरा में तमाम देशद्रोही ताकतों से किया, मेघालय में किया और PDP से किया कश्मीर में। आप हमें बता सकते हैं कि हमने अपनी विचारधारा से कभी समझौता, ना सेकुलरिज्म से समझौता किया, ना हमने अपनी कभी विचारधारा से समझौता किया। और यही एक कारण है कि हम लोग इस वक्त कमजोर हैं। हम मानते हैं कि हम कमजोर हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। लेकिन आप इस चीज को देखिए कि कमजोर होने के बावजूद भी कहते हैं ना कि मैं अकेला ही जालिम के लश्कर से मुकाबिल हूं, कि तुम मायूस मत होना, तुम्हारा यार जिंदा है। ये जो देश विरोधी ताकतें हैं, संविधान विरोधी ताकतें हैं और ये जो ताकतें आरक्षण विरोधी ताकतें हैं, इनको चाहिए संजय पासवान जी के लड़के को कि इन सारी ताकतों के खिलाफ इन्हें उठना चाहिए और बताना चाहिए कि ये सारे के सारे लोग बंगारू लक्ष्मण को क्यों बेइज्जत किए थे। सच बात यह है कि हम बंगाल में हम लेफ्टिस्टों के साथ समझौता करके चुनाव लड़ रहे हैं, क्योंकि वहां नकली तृणमूल और असली तृणमूल। भाई आप बताइए ना, ऐसी पार्टी आपने कोई देखी होगी कि 170 टिकट तृणमूल के लोगों को भाजपा ने दे दी? अपनी अपनी बारी आने पर तर्क आप लोग इतना बढ़िया गढ़ते हैं, इतनी बढ़िया दलीलें गढ़ते हैं, लेकिन जब दूसरे की बारी आती है तो आप लोग सवाल भी खड़ा करते हैं। खैर, आप लोग अपनी अपनी जिम्मेदारी अच्छे से निभा रहे हैं। लेकिन मौलाना मेहरुद्दीन रंगरेज साहब, आपके पास मैं आती हूँ और सवाल सबसे बड़ा ये है, अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये कह रहे हैं, मंच से आज आरोप लगाया है कि इससे बड़ा अपमान असम की पहचान का नहीं हो सकता, असम की संस्कृति का नहीं हो सकता, और ये तरीका है 5 साल में कब्जा कर लेने का, इस पर जवाब दीजिए। मैं ये कहना चाहूंगा, मोदी जी ने ये बात कह के बहुत शर्मिंदा किया पूरे देश को। ये बात उन्हें नहीं कहनी चाहिए थी, क्योंकि ये एक चुनाव हो रहा है। चुनाव में सब अपनी अपनी बातें रखते हैं, अपनी अपनी राय देते हैं। उसका मतलब ये नहीं कि देश के प्रधानमंत्री उस बात के लिए अपने व्यक्तिगत दें और लोगों के दिल में और नफरत बोने का काम करें, लोगों को बताएं, लोगों को जराएं कि देखो जी ये ऐसे कह रहे हैं, ऐसे कह। चुनाव में तो ये बातें होती रहती हैं, इसको ज्यादा सीरियस लेने की जरूरत क्या है? कमाल है। ये आपने जो लास्ट वाली लाइन कही है कि चुनाव में तो ये सब बात होती रहती है, अब इसके बाद आपसे पूछा क्या जाए कि सही है कि गलत है? आप तो मान ही रहे कि भाई चुनाव है इसलिए वोट लेने के लिए बोल दिया। भाई सिराज कुरैशी साहब, इसे कैसे देखा जाए? क्योंकि मेहरुद्दीन साहब ये कह रहे हैं कि इसको ज्यादा सीरियसली लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर ये कहा जा रहा है कि ये खास पहनावे के लोग सरकार चलाएंगे, अगर ये कहा जा रहा है कि अब वही लोग राज करेंगे, तो क्या इसे
इतनी कम सीरियसनेस से देखा जाना चाहिए? क्या ये जायज है कि इसकी गंभीरता को दरकिनार कर दिया जाए एक ऐसे वक्त में जब पूरे देश में चर्चा हो रही है सांप्रदायिकता के ऊपर, धर्मनिरपेक्षता के ऊपर, और सब एक दूसरे पर बांटने का आरोप लगा रहे हैं? क्या इस तरह के बयान को नॉन सीरियस करके आगे निकल जाएंगे हम? सिराज कुरैशी साहब, आपसे सवाल है। सबसे पहले तो जब देश की अस्मिता की बात आती है तो इनको सीरियस नहीं लगता है। इस बात पे मुझे बड़ा खेद है कि आपको हमेशा यह सोचना चाहिए कि सबसे पहले भारत देश की मजबूती, एकता और अखंडता पे हमें विचार करना चाहिए। और जो बजरुद्दीन अजमल साहब के जो साहबजादों ने बात की है, बजरुद्दीन साहब के साहबजादे ने, वो बिल्कुल घोर निंदनीय है। आप उसको ऐसा वैसा और हल्का बयान नहीं ले सकते, उसको गंभीरता से लेने की नहीं है जरूरत। ये आप कह रहे हैं, निश्चित रूप से आप देश के खिलाफ बात कर रहे हैं और आपको भी माफी मांगनी चाहिए और बजरुद्दीन अजमल साहब के बेटे को भी माफी मांगनी चाहिए कि हमें अपने देश की एकता अखंडता को नहीं तोड़ना है। और हम कभी भी जातिवाद, वर्णवाद, धर्म के नाम अरे इसमें अखंडता और एकता को तोड़ने की बात क्या कही है, मेरे को बता दो कुरैशी साहब। एक बार बता दो कि उन्होंने क्या तोड़ने की बात करी है। बात तोड़ने की तो आप करते हो। ये अच्छी बात है आपके लिए। आप गाय के नाम पे लोगों को मारते हो। सर आप बताइए, और आपको भगवान श्री राम का जब क्या कहा उन्होंने? आपको आपत्ति होने लगती है? अरे उन्होंने एक चुनावी भाषण ही तो दिया है। उन्होंने एक चुनावी भाषण है वो। सर चुनावी भाषण में आपको गंभीरता क्या हो गया उसमें? क्या हर्ज हो गया उसमें? कि आपको छूट मिल जाती है कि आप कुछ भी बोल देंगे। ठीक है, यानी कि मौलाना साहब ने चुनावी भाषण कहकर उसको हल्का कर दिया, लेकिन सुरेंद्र राजपूत जी जो तर्क गढ़े हैं ना, वो तो इतिहास में दर्ज है मतलब। लेकिन मैं सबसे पहले संजय चक्रवर्ती जी आपके पास भी आती हूँ, क्योंकि अब वक्त मेरे पास बहुत कम बचा है और पश्चिम बंगाल का जिक्र हम कर ही रहे हैं, दीदी के बयान का जिक्र हम कर ही रहे हैं, मुसलमानों से जिस तरह की अपील की है ममता बनर्जी ने। सवाल यही है कि जो हम शुरुआत से ही चर्चा कर रहे हैं कि मुस्लिम वोट बैंक के खिसकने का उनको डर सता रहा है, क्या इसी की बानगी है ये बयान? जो कि आपने दो भाजपा के प्रवक्ता को बैठा रखा है, कुरैशी आप टीएमसी के प्रवक्ता का धर्म निभा लीजिए। मैं वही धर्म निभा रहा हूँ क्योंकि आप टाइम बहुत कम दिया है आपने हमें। पहली चीज तो मैं आसाम में आकर के लेकर के बात करता हूँ, क्योंकि आपने कहा था बंगाल का एनआरसी अलग और आसाम का अलग क्यों है, थोड़ा सा इसको जानना जरूरी है। क्योंकि ये आसाम में 2016 में ढंढोरा पीट के आए थे, जुमलेबाजी करके आए थे कि आसाम में 5 करोड़ बांग्लादेशी घुसाए हैं, 5 करोड़ बांग्लादेशी घुसाए, 5 करोड़। उसके बाद जब ये सत्ता में आ गए तो की सत्ता ऐसे ही हथियाते हैं ये लोग कि झूठ बोल एक झूठ को 100 बार बोलते हैं और सबसे 100 लोगों से बुलवाते हैं, यानी कि लगभग 10,000 बार एक झूठ को बोला जाता है। तो एक झूठ को बोल के जनता को गुमराह करते हैं। और उसके बाद जो है जब 5 करोड़ की जब ये सत्ता में आए तो वहां पे सिर्फ 19 लाख जो है लोग मिले जिनके पास कागजात नहीं थे। 19 लाख में से 13 लाख जो है केवल हिंदू मिले, 6 लाख जो मुस्लिम थे उसमें से अब तो यानी कि आपने बीजेपी की खामियां गिनवा दी और आप चाहते हैं कि बीजेपी की खामियां सुनने के बाद जनता ये तय कर ले कि भाई वो उनकी खामियां ये हैं तो आपकी खामियों को भी नजरअंदाज कर दिया जाए। लेकिन ऐसा होता नहीं है, जनता सब जानती है, पब्लिक बहुत स्मार्ट है और वो सुन रही है, देख रही है कि किस तरीके से तमाम पार्टियों के जो नेता हैं वो चुनाव के नाम पर बंदिशें लांघते चले जा रहे हैं, सीमाएं लांघते चले जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमसे बातचीत करने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, लेकिन तमाम अहम खबरें इंडिया न्यूज पर आगे भी जारी है। आप बने रहिए हमारे साथ।